नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बड़े ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, कैसे कुछ कच्ची झोपड़ियों का एक छोटा सा समूह आज के इन विशाल कंक्रीट के जंगलों में बदल गया। इंसान और भूगोल एक दूसरे को कैसे आकार देते हैं, ये समझना वाकई अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा को हमने कुछ खास हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम मानव बस्तियों की बुनियादी बातें समझेंगे, फिर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, उसके बाद भारतीय नगरों का विकास, शहरीकरण का ट्रेंड और अंत में नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मानव बस्तियों की बुनियादी बातें। सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को ज़मीन पर किस तरह से बसाता है। अब ये बस्ती या सेटलमेंट असल में है क्या चीज़? अगर हम इसकी परिभाषा पर गौर करें तो बस्ती सिर्फ कुछ घरों का समूह नहीं है। ये किसी भी आकार या प्रकार के घरों का वो संकुल है जहां इंसान रहते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात है लोगों का एक साथ आना और अपने संसाधनों के लिए किसी क्षेत्र पर अधिकार जताना। यानी ये महज ईंट पत्थर या मिट्टी के मकान नहीं है, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान अपने आसपास की जमीन का इस्तेमाल अपने जीवन यापन के लिए कैसे करता है। और यहीं से ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच का वो बुनियादी अंतर सामने आता है जो इस स्लाइड में बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ हमारे गांव हैं जो पूरी तरह से जमीन और खेती से जुड़ी प्राथमिक गतिविधियों पर टिके हैं। वहां जिंदगी थोड़ी ठहरी हुई होती है, रिश्ते बेहद गहरे और घनिष्ठ होते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट शहरों की दुनिया है जो पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर चलती है। यहाँ की रफ्तार बहुत तेज है, सामाजिक रिश्ते थोड़े औपचारिक और जटिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये शहर आर्थिक विकास के उस नोड या केंद्र की तरह काम करते हैं जो आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी जरूरी चीजें और सेवाएं मुहैया कराते हैं। बुनियादी बातों के बाद अब रुख करते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। भारत के गांव कोई एक जैसे सांचे में नहीं ढले हैं, इनमें जबरदस्त विविधता है। सच तो ये है कि किसी भी गांव की बसावट महज एक इत्तेफाक नहीं होती। इसके पीछे बहुत ठोस भौगोलिक और सामाजिक कारण होते हैं। जैसे भौतिक कारण, जमीन कैसी है, ऊंचाई कितनी है, मौसम कैसा है और सबसे जरूरी पानी है या नहीं। इसके अलावा सांस्कृतिक कारण भी होते हैं, जैसे समाज का ढांचा, जाति और धर्म। और हाँ, पुराने जमाने में तो चोर डाकों से खुद को बचाने के लिए भी बस्तियों का आकार तय किया जाता था। मिसाल के तौर पर इस गुच्छित बस्ती को ही देख लीजिए। घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, है ना? इस तरह की बसावट आमतौर पर बहुत उपजाऊ मैदानी इलाकों में देखने को मिलती है। कई बार लोग सुरक्षा की वजह से भी ऐसे सघन गांवों में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड में या फिर राजस्थान में, जहां पानी की भारी किल्लत होती है। तो जहां पानी मिलता है वहीं सारे लोग एक साथ बस जाते हैं। और ये तस्वीर इस बात को और भी शानदार तरीके से समझाती है। देखिए कैसे रहने की जगह को खेतों और खलियानों से एकदम अलग रखा गया है। घरों का ये जमावड़ा अक्सर एक खास ज्यामिति आकार ले लेता है। कभी ये आयताकार होता है तो कभी रेखिक। खैर, हर गांव इतना सघन नहीं होता। कई बार एक बड़ा गांव छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है और ये एक बहुत ही दिलचस्प समाजशास्त्रीय पहलू है। इसे हम अर्धकुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड बस्तियां कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि समाज के खास तबके को गांव के बाहरी हिस्से में बसना पड़ता है, जैसा कि गुजरात के मैदानों में देखा जाता है। इसके अलावा एक और प्रकार है पल्ली बस्तियां या हेमलेटेड सेटलमेंट्स। इसमें बस्ती कई अलग अलग भौतिक इकाइयों में बढ़ तो जाती है, लेकिन पूरे इलाके का नाम एक ही रहता है, जैसे पन्ना, पाड़ा, पल्ली या नगला। ये भौतिक दूरी असल में सांस्कृतिक विखंडन की कहानी बयां करती है। अब सघन बस्तियों के ठीक उलट जरा इस तस्वीर पर गौर करें। ये नागालैंड की एक परिक्षिप्त या एकाकी बस्ती है। पहाड़ी ढलानों पर घर एक दूसरे से मीलों दूर बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। मेघालय, उत्तराखंड और केरल के कई हिस्सों में जहां भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन होती हैं, वहां इस तरह का एकांत जीवन बिताना लोगों की एक बड़ी मजबूरी बन जाती है। तो गांवों की शहर की बाद अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, भारतीय नगरों का विकास। अब हम अपना ध्यान ग्रामीण इलाकों से हटाकर शहरों के 2000 साल से भी ज्यादा लंबे और रोमांचक इतिहास पर केंद्रित करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये शहर आखिर पनपे कैसे। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो शहरी विकास के 3 बिल्कुल अलग दौर दिखाई देते हैं।
2000 साल से भी पहले के प्राचीन काल में वाराणसी और प्रयाग जैसे शहर मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में उभरे। फिर मध्यकाल का दौर आया, जहां रजवाड़ों ने दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर जैसे शानदार किले वाले शहर बसाए। और फिर 18वीं सदी के बाद शुरू हुआ आधुनिक काल, जब विदेशी शक्तियों ने व्यापारिक बंदरगाह, हिल स्टेशन और आज के चंडीगढ़ जैसे पूरी तरह से नियोजित शहर खड़े कर दिए। इतिहास से बाहर निकलते हैं और आते हैं चौथे हिस्से पर, शहरीकरण की प्रवृत्ति। शहरों का विकास तो हमने देख लिया, लेकिन अब कुछ ऐसे ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो एक बहुत बड़े जनसांख्यिकी बदलाव की कहानी कहते हैं। 31.16%। ये 2011 में भारत की शहरीकरण दर थी। अब दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले ये नंबर शायद थोड़ा छोटा लगे, लेकिन जरा रुकिए, जब हम भारत की विशाल जनसंख्या की बात करते हैं तो यही प्रतिशत करोड़ों लोगों की एक बेहद नाटकीय कहानी पेश करता है। अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो 20वीं सदी के दौरान शहरी आबादी में हुई वृद्धि सच में चौंका देने वाली है। 1901 में जहां लगभग 1800 शहर थे और शहरी आबादी करीब 2.5 करोड़ थी, वहीं 2011 आते आते शहरों की संख्या 6000 को पार कर गई और शहरी आबादी बढ़कर 37 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। एक ही सदी में 11 गुना की बढ़ोतरी। ये आंकड़े वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। आज के शहर सिर्फ भीड़-भाड़ वाले इलाके नहीं हैं, ये बहुत ही विशिष्ट भूमिकाएं निभाने वाली किसी विशाल मशीन की तरह हैं। किसी भी शहर का मुख्य काम या उद्योग ही उसका पूरा ढांचा तय करता है। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ या नई दिल्ली जैसे शहर मुख्य रूप से प्रशासनिक मुख्यालय हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई और जमशेदपुर जैसे शहर देश की मैन्युफैक्चरिंग के बड़े औद्योगिक इंजन हैं। अगर हम कोलकाता की बात करें तो वो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है और झरिया जैसे शहर पूरी तरह से खनन यानी माइनिंग के आसपास ही विकसित हुए हैं। इन बड़े उद्योगों के अलावा कुछ शहर बिल्कुल खास सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे अंबाला और उधमपुर जो छावनी या सैन्य शहर हैं। वाराणसी और तिरुपति का नाम आते ही धार्मिक केंद्रों की छवि उभरती है। रुड़की और अलीगढ़ जैसे शहर अपने बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की वजह से जाने जाते हैं। और शिमला या ऊटी जैसे शहर, बिल्कुल, वो अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए मशहूर हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे ये शहर बड़े होते हैं और महानगर बनते हैं, इनके काम आपस में घुलने मिलने लगते हैं। अब सवाल है कि आगे क्या? तो भारत के शहरी भविष्य का ब्लूप्रिंट है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका सीधा सा मकसद है ऐसे शहरों को तैयार करना जहां बेहतरीन बुनियादी ढांचा हो और पर्यावरण भी साफ सुथरा रहे। ये वो शहर होंगे जो प्राकृतिक आपदाओं का डटकर सामना कर सकेंगे और संसाधनों का इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि वो बाकी उभरते हुए शहरों के लिए एक लाइट हाउस यानी मार्गदर्शक का काम करेंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। जब ये छोटे और विशिष्ट शहर लगातार विकास करके विशाल, जटिल और बहुकार्यात्मक मेगासिटीज में बदल जाएंगे, तो हमारे समाज और बस्तियों के बुनियादी ढांचे को किस हद तक और कैसे बदलना पड़ेगा? ये बदलाव कितनी तेजी से होंगे? इंसान और भूगोल का ये अटूट और लगातार बदलने वाला रिश्ता यकीनन हमें और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।